हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर एंड वी आर डूइंग आईपीसी। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑफेंसेस पढ़ने से पहले वो है जर्नल एक्सेप्शंस का। ये जो जर्नल एक्सेप्शंस हैं ये है एक्सेप्शंस टू द क्रिमिनैलिटी, ये है एक्सेप्शंस टू द गिल्ट। तो ये है एक्सेप्शंस टू क्रिमिनैलिटी, एक्सेप्शंस टू गिल्ट एंड एक्सेप्शंस टू लायबिलिटी। अगर एक इंसान इन एक्सेप्शंस में फॉल करता है, कोई उसने ऑफेंस किया और वो इन जर्नल एक्सेप्शंस के चैप्टर में फॉल कर गया 76 से 106 के बीच, तो फिर वो लाइबल नहीं होगा ऑफेंस के लिए। ठीक है। और ये जो एक्सेप्शंस है क्रिमिनैलिटी और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिया गया दलजीत सिंह वर्सेस एम्परर 1937 नागपुर में। तो दलजीत सिंह के केस में क्या कहा गया? एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन, एवरी डेफिनेशन और इलस्ट्रेशन शैल बी कंस्ट्रूड सब्जेक्ट टू दिस चैप्टर। तो हम आईपीसी में जो कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे वो डेफिनेशन ऑफेंस की हो, कोई चैप्टर में कोई डेफिनेशन हो, या नॉर्मल डेफिनेशन हो, या कोई इलस्ट्रेशन हो, उन सब के साथ हमें ये क्या दिमाग में रखनी है? जर्नल एक्सेप्शंस। और जो हमारे मैकॉले, और अगर हम सेक्शन 6 भी देखते हैं ना आईपीसी का, तो उसमें क्या लिखा गया है? जर्नल एक्सेप्शंस अप्लाई टू एवरी प्रोविजन, इलस्ट्रेशन, डेफिनेशन। तो ये सेक्शन 6 में भी लिखा गया है आईपीसी के। उसके बाद जो हमारे मैकॉले जी थे, उन्होंने अपनी ड्राफ्ट आईपीसी में भी क्या लिखा था? ड्राफ्ट आईपीसी के नोट बी में, दिस चैप्टर हैज बीन फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू ओबिएट द necessity of repeating in every penal clause a considerable number of limitation. It would obviously be inconvenient to repeat these exceptions several times in every section on every page. We have therefore placed them in a separate chapter and made them applicable through section 6. तो मैकॉले जी ने भी कहा था कि ये ओबिएट कर रहे हैं हम नेसेसिटी बार बार रिपीट करने की, इसीलिए हम इसको पूरी आईपीसी में एप्लीकेबल कर रहे हैं सेक्शन 6 में। ये ड्राफ्ट आईपीसी में लिखा था मैकॉले साहब ने। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो पूरा चैप्टर है ना, जर्नल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है, ये 8 पार्ट्स में वैसे क्लासिफाइड है, ऐसे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन जो हम देखते हैं तो पहली तो है मिस्टेक। मिस्टेक भी इसमें याद रखना है, बस मिस्टेक ऑफ फैक्ट है मिस्टेक। सेकंड है जुडिशियल एक्ट्स, जजेस वगैरह के एक्ट्स। थर्ड है एक्सीडेंट। फोर्थ है इनकैपेबिलिटी। फिफ्थ है नेसेसिटी। सिक्स्थ हमारे पास है कंसेंट। सेवंथ है विदाउट कंसेंट। और एट्थ में है ट्रिवियलिटी, मतलब छोटे मोटे एक्ट। और उसके बाद जो बच जाता है वो है प्राइवेट डिफेंस। तो ये कुछ पार्ट्स है जिसमें हमारे डिवाइड किया गया है जर्नल एक्सेप्शन वाले चैप्टर को। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। अच्छा, अब एक और बात, जो ये जर्नल एक्सेप्शन है, ये अगर किसी को पता ना हो तो फिर क्या ये कोर्ट की ड्यूटी है वो उसे बताए या नहीं? तो जब हम देखेंगे केस, इसमें बहुत सारे हैं, मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स है, जिसमें कहा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट विच विल रेमिट एक्यूज दैट यू कैन टेक द बेनिफिट। तो कोर्ट विच विल रिमाइंड द एक्यूज दैट यू कैन टेक द बेनिफिट। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो बताएं कि आपके पास ये डिफेंड है, इवन इफ द एक्यूज्ड इज अनअवेयर एंड डिडंट आस्क फॉर इट। तो कोर्ट की ड्यूटी है उसको बताना। उसके बाद आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या है इनका? देखो, जनरली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो जो हमारा एक्यूज होता है वो तो इनोसेंट कंसीडर करते हैं हमने प्रिंसिपल भी पढ़ा था पीछे केसेस में। तो जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है वो उसकी एक्सेप्शन है। अगर हम जर्नल एक्सेप्शंस को प्रूव करना चाहते हैं ना, तो ये प्रूव करना पड़ता है एक्यूज्ड को। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें होता है जर्नल एक्सेप्शन को प्रूव करने का कि वो फॉल कर रहा है इन कैटेगरी में एक्यूज्ड के पास। और जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो इसमें कम होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता, वो होता है
प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है क्योंकि जो एक्यूज है उसके पास पहले एक बैगेज है इनोसेंस का, तो अगर हम इसमें भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट रख देते तो बहुत मुश्किल हो जाता उसको प्रूव करना। पहले ही जब हम मान के चल रहे हैं कि उसने कुछ किया ही नहीं है, तो उसमें हमने स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी कम कर दिया और प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कर दिया, जो कि जनरली कहाँ पे होता है, सिविल लॉ में होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम सेक्शन 76 और 79 पढ़ना। तो सेक्शन 76 एंड 79, इसमें बात की गई है मिस्टेक की। मिस्टेक कैसी? मिस्टेक 76 में कहा गया है विच अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, और 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। बस ये दो वर्ड से ही सेक्शन अलग है, आपको याद रखना है किस में बाउंड है किस में जस्टिफाइड है। तो देखो, मिस्टेक का एक ही फैक्ट की जिसकी वजह से एक इंसान को 76 में लग रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है ये करने के। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह राइट्स हो रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर को उसके सीनियर ने ऑर्डर किया शूट करने का, तो यहां पे ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो ये बाउंड बाय लॉ है। अब इसमें अगर किसी की जान चली गई तो ही इज नॉट लायबल बिकॉज ही इज फॉलोइंग द ऑर्डर्स, ही इज नॉट लायबल फॉर मर्डर। सिमिलरली अगर हम 79 में देखें तो वहाँ पर्सन को लगता है कि वो जस्टिफाइड है। अब जस्टिफाइड कैसे लगेगा, जस्टिफाइड कैसे लग सकता है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि ए और बी की फाइट चल रही थी, जहाँ पे ए बी को मार रहा था और बी सेल्फ डिफेंस में ए को मारता है। सेल्फ डिफेंस में वो ए का मर्डर कर देता है। सी बाय पासर था, बाय स्टैंडर था, उसने देखा कि बी ने सी का मर्डर कर दिया, तो उसने बी को पकड़ के रख लिया, एप्रीहेंड कर लिया कि मैं पुलिस के पास दूंगा। तो इसमें सी को लग रहा है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो सी विल नॉट बी पनिशेबल। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वगैरह के लिए सी को हम लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ, जो कि हमें ध्यान में रखना है। बाकी इनकी इलस्ट्रेशंस आप अपने आप देख लेना एक बार। और जस्टिफाइड में एक और केस लॉ भी है, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण 1980 सुप्रीम कोर्ट। तो एक फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर केस कर दिया था लक्ष्मण ने और बोला था कि ये तो ऑब्सीन है, इसमें बहुत सारे ऑब्सैनिटी के सीन है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेंसर बोर्ड ने जब इसको पास कर दिया देन इट इज़ जस्टिफाइड, सो देयरफॉर नो ऑफेंस। जब सेंसर बोर्ड से कोई चीज़ पास हो गई तो आप केस कर रहे हैं, बट सेंसर बोर्ड जो है वो राइट अथॉरिटी है एंड दे पास्ड इट, तो इट इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो अच्छा, और अब ये जो बाउंड बाय लॉ है ये सेक्शन 14 BNS में है, और जो जस्टिफाइड बाय लॉ है ये है सेक्शन 17 BNS में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट मैगजीम जो इसमें आती है, जो इसमें एक इंपॉर्टेंट मैगजीम आती है वो है इग्नोरेंशिया फेसेट, इग्नोरेंशिया फेसेट डॉथ एक्सक्यूसेंट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेंट। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसका हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते। तो ये दो सेक्शन थे जो हमारे डील करते हैं इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट और इग्नोरेंस ऑफ लॉ से। अब इसके बीच के दो सेक्शन और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78। सेक्शन 77, सेक्शन 78। सेक्शन 77 में क्या है हमारे पास,
एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो इसमें बस याद रखना है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो जो जज हैं जब वो जुडिशियली कोई काम कर रहे हैं, जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें वो जो भी काम करते हैं वो करते हुए अगर कुछ हो तो दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अब ये भी एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। अगर वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं और गुड फेथ में कोई भी काम करते हैं तो दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी ने केस कर दिया और कोर्ट ने उसका डिसीजन उसके फेवर में नहीं दिया, उसके बाद उसने अपील कर दी, अपील में वो उसके फेवर में चला गया। अब वो इस जज पर केस नहीं कर सकते कि उसने लोअर कोर्ट के जज ने मेरे फेवर में डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, तो ये है कि जब कोई जज जुडिशियल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ कर रहा है तो देन ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। बस याद क्या रखना है कि वो गुड फेथ में होना चाहिए और अथॉरिटी जो लॉ ने उसको दी है उसके अंदर ही काम होना चाहिए। और केसेस भी है जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1830 है, देखो वो भी उनके लिए बना है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1983 शायद, वो भी उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है। आर सुब्बाराव वर्सेस एडवोकेट जनरल आंध्र प्रदेश का केस है, वो भी इसके ऊपर है। उसके बाद अच्छा, जज होते कौन है? जब हम अगर क्वेश्चन आया ये तो जज कौन होते हैं, तो जज की डेफिनेशन आईपीसी में ही सेक्शन 19 में दी गई है, जिसमें बोला है हु इज़ एम्पावर्ड टू गिव फाइनल जजमेंट। डेफिनेट जजमेंट देने के लिए जो एम्पावर है उन्हें हम जज कहते हैं। अब एक और केस था इसमें, मेघराज वर्सेस जसकीर हुसैन 1975 इलाहाबाद। तो जज ने रीडर को बोला जुरिस्डिक्शन पूछने के लिए कि क्या इसमें मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, और रीडर ने कहा हाँ जी इस केस में आपकी जुरिस्डिक्शन है। बाद में पता लगा कि उसने जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दी, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ कि कोर्ट ने जो काम किया है वो गुड फेथ में किया है, तो हम जज को लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये है गुड फेथ का एग्जाम्पल जहां पे जज ने काम किया है गुड फेथ में। अब आ जाते हैं हम एक और केस, इंपॉर्टेंट केस है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस 30 हज़ारी कोर्ट। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 30 हज़ारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो जो सीजीएम था उसने पार्टी की और वहाँ पे चार्ज लग गया उस पर ड्रिंकिंग का। आपको पता है बैंड है ड्रिंकिंग तो गुजरात में, तो उसको पुलिस हैंडकफ करके ले गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इसमें गाइडलाइंस निकाली पुलिस के लिए भी और जजेस के लिए भी। पुलिस को उन्होंने कहा कि आप हैंडकफ नहीं कर सकते जुडिशियल ऑफिसर से, किसी को भी ऐसे नॉर्मली जो साथ कोऑपरेट कर रहे हैं हैंडकफ नहीं कर सकते। और कहा हम पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, मतलब सर्वेंट के अगेंस्ट एक्शन या फिर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट को इन्फॉर्म ना कर दे हम। ठीक है, और जजेस के लिए बोला कि बिहेव लाइक अ जज इवन आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट के बाहर भी आपको जज की तरह ही बिहेव करना है। एक और केस भी था, दयाशंकर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। इसमें एलएलएम करते हुए एक जज साहब चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुस्से से उन्होंने जज साहब ने कोर्ट में केस डाल दिया कि ये मेरे को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं तो जज हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी गुस्से में आकर उनकी वो जो उन्होंने अपील डाली थी, सॉरी इलाहाबाद, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद है सेक्शन 78, यहाँ था एक्ट ऑफ जज। तो एक्ट ऑफ जज, अगर जज कोई एक्ट कर रहा है गुड फेथ में ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है, उसमें कोई गुड फेथ में इनोसेंटली कोई गलती हो गई है तो ही इज नॉट लायबल। अब है एक्ट डन इन परसुएंट टू जजमेंट। इन परसुएंट टू जजमेंट, इसमें बस एक चीज याद रखो जो हमेशा फिर आपको याद रहेगा, हैंगमैन। जज ने जजमेंट दी कि उसको फांसी होनी है, किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दी, कौन करता है? हैंगमैन। हैंगमैन कर रहा है, उसको पता है कि वो कर रहा है, इंटेंशन भी है, उसको मार भी रहा है, बट ही विल नॉट बी लायबल। क्यों? क्योंकि इट वाज इन परसुएंट ऑफ द डिसीजन ऑफ परसुएंट इन द डिसीजन ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। तो जजमेंट और ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई कुछ भी कर रहा है तो लायबल नहीं होगा। वैसे अगर किसी ने कोर्ट ने किसी को बोल दिया अरेस्ट करो तो हम उस बंदे को नहीं, कई बार कोर्ट बोल देता है, हमेशा पुलिस ऑफिसर्स को नहीं भेजते। कुछ रिमोट एरियाज में कोर्ट
अपने ऑफिसर्स को भी भेज देता है किसी को, या फिर किसी लोकल को बोल देता है, या फिर किसी प्रधान को बोल देते हैं कि वहाँ पे आपने उसको पकड़ के रखना है। तो अगर वो लोग पकड़ रहे हैं इन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वगैरह, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो बस जो ऑर्डर्स मिले थे उनको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 76, 77, 78 और 79, ये 4 देखे। 76 बाउंड बाय लॉ, 77 जजेस अगर कोई काम कर रहे हैं, 78 जजेस के ऑर्डर्स को फॉलो करा जा रहा है, उसमें कुछ हो रहा है ऑर्डर या फिर जजमेंट, और 79 जस्टिफाइड बाय लॉ। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई वीडियो जल्दी चाहिए तो उसके बारे में भी लिखें। बाकी की जनरल एक्सेप्शन अब हम करेंगे कल। थैंक यू।